स्वागत है आप सभी का एड टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एड टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग सीटेट के रिगार्डिंग जो है आज गणित शिक्षण के कुछ टेस्ट लेकर के आए हैं, जो आपके सामने हम रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे। आप उसका लेक्चर सुनिएगा। लेक्चर सुनने के बाद अगर किसी तरह की समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, हाँ हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है। देखिए यहाँ पर एक बात समझना है, विषय वस्तु को एकत्रित करके, संगठित करके, व्यवस्थित करके, युग्म का मतलब समझते हैं जोड़ा, ठीक है ना। जोड़ा हमेशा जो है ना संगठित करके बनाया जाता है। एकत्रित का मतलब होता है ढेर लगाना, समझ रहे हैं ना। एकत्रित का मतलब क्या होता है? ढेर लगाना। और वहां पर अगर हम बात करेंगे संगठित करने का, तो संगठित का मतलब होता है युग्म के साथ संगठन बनाना। संगठन का मतलब समझते हैं, एक वास्तविक जोड़ा होगा, और युग्म की ही बात यहाँ पर हो रही है। और उसके बाद में है तीसरा ऑप्शन व्यवस्थित करना। व्यवस्थित का मतलब होता है क्रमवार, सिलसिलावार, है ना। और उसके बाद में इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी युग्म को बनाते हैं, जोड़ा को बनाते हैं, तो हम लोग आंकड़े को ना ही व्यवस्थित करेंगे और ना ही एकत्रित करेंगे, बल्कि उसको संगठित करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 राइट। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या गणित पाठ्यक्रम का उपागम है। अब आप लोग खुद बताइएगा कौन कौन सा उपागम है। क्रिया केंद्रित उपागम। देखिए उपागम का मतलब समझते हैं, उपागम का मतलब आप एक्टिविटी भी कह सकते हैं, जैसे क्रिया केंद्रित। अब क्रिया केंद्रित मेथड तो हम लोग रखते ही रखते हैं, जैसे बोलते हैं ना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, है ना, क्रिया आधारित अधिगम जिसको कहते हैं, है ना। तो हम लोगों को गणित के पाठ्यक्रम में हमको ये बात तो ध्यान रखना ही रखना है कि भाई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, है कि नहीं है। क्रिया के द्वारा बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे बेहतर सीखेंगे। उसके बाद में कहता है अनुभव केंद्रित उपागम, मतलब कि एक्सपीरियंस पर बेस भी होना चाहिए। और उसके बाद में कहता है विषय वस्तु केंद्रित, मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के सेंटर्ड भी आपका उपागम होना चाहिए। जिस विषय वस्तु को आप पढ़ाते हैं उसी के अनुसार ना अपने शिक्षण विधि या टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आप यूज करते हैं। तो विषय वस्तु के उपागम के अंतर्गत इसको रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो सभी ऑप्शन सही है। इसका मतलब 4 नंबर इसमें दिया हुआ है, ये सभी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 35 नंबर। गणित के पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। प्रमुख कारण यह है कि बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गणित का प्रकृति ही होता है तर्कना और अमूर्त, बताए थे ना। और उसके बाद कहता है बच्चों का समाजीकरण करना। समाजीकरण का मतलब क्या होता है? सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के बारे में आम वाला उस दिन उदाहरण बताए थे ना, कि उसके बगल में अंकल के घर जाओ, 10 आम ले लो, 10 में से 5 अंकल को दे देना, फिर उसके बाद में 5 जो बच जाएगा उसमें से 3 बगल वाली फुआ को दे देना, फिर उसमें से 2 बच जाएगा, फिर बगल वाले अंकल को दे देना। समझ रहे हैं? तो वहां पर बच्चे समाजीकरण, सोशलाइजेशन, बच्चे मैथमेटिक्स के द्वारा क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। तो समाजीकरण का भी बच्चों का समाजीकरण करना और बच्चों के चरित्र के विकास करना। चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर। अब देखिए आपको ना ऐसे कैरेक्टर का प्रभाव व्यक्तित्व के ऊपर बहुत कम रहता है गणित में। बेसिकली कैरेक्टर में जो सबसे ज्यादा दिखता है जो विषय वस्तु, वो होता है भाषा, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी बोलते हैं ना। तो भाषा का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में अधिक दिखता है। व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का मतलब क्या बताए थे? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी किस वर्ड से बना है? परसोना। परसोना का अर्थ क्या होता है? मुखौटा। लेकिन सर पर ना किसी व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का योग ही क्या कहलाता है? किसी का व्यक्तित्व कहलाता है, पर्सनालिटी कहलाता है ना। तो देखिए भाषा का प्रभाव व्यक्ति के पर्सनालिटी के ऊपर खूब रहता है, लेकिन गणित का प्रभाव थोड़ा सा कम है। बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमको दे दिया है ये सभी, तब हम इसमें ये सभी के साथ में जा सकते हैं। अगर देखिए, अगर हमको यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा प्रभाव तो तार्किक दृष्टिकोण को विकसित करने में होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है समाजीकरण करने में,
और उससे भी थोड़ा सा कम होता है, बहुत कम चरित्र के विकास, क्योंकि कैरेक्टर पर बहुत कम प्रभाव रहता है गणित का। गणित को जब तक आप मूर्त रूप से देखेंगे नहीं, किसी को बनाते हुए सोल्व करते हुए, तब तक आप नहीं समझे। किसी को देखकर कह दीजिए कि हाँ ये मैथमेटिशियन है, किसी को देखकर आप बता सकते हैं कि हाँ ये मैथ को जानने वाला व्यक्ति है, लेकिन हिंदी वाला मास्टर को आप देखकर बता दीजिए। चरित्र का विकास, चरित्र का मतलब कैरेक्टर, तो विकास इसमें तो नहीं होना चाहिए। वही बात हम कह रहे हैं आपको कि इसका प्रभाव जो है ना, गणित का प्रभाव जो है ना चरित्र के विकास पर, कैरेक्टर के विकास पर बहुत न मात्रा के बराबर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम आपको कल भी एक क्वेश्चन बताए हुए थे, देख रहे थे क्वेश्चन कैसे हमारा ऑप्शन चेंज हो जाता है सिचुएशन के अनुसार। देखते हैं ना, कल पर्यावरण में बताए थे ना वीडियो वाला, देख रहे एक जगह वीडियो हमारा सही हो गया था, एक जगह वीडियो गलत हुआ था। कारण क्या था कि सिचुएशन हमारा चेंज हुआ था, परिस्थिति हमारा चेंज होता है, परिस्थिति और काल के अनुसार हमारा ऑप्शन भी क्या होता है, चेंज हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए ये सभी इसमें देने के कारण हम लोग किसके साथ में चले जाएंगे, 4। अगर देखिए ये सभी इसमें नहीं दिया रहता, ठीक है ना, तो हम लोग निश्चित रूप से किसके साथ जाते, 1 नंबर के साथ जाते, क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत हमारा वही है, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है। जो अभी पाठ्यक्रम जो है, करिकुलम जो है, करिकुलम किस वर्ड से बना है बताइए। हाँ, दौड़ का मैदान बोलते हैं ना, दौड़ का मैदान जो जहाँ पर व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दौड़ता है। और यहाँ पर देखिए वर्तमान पाठ्यक्रम, जो अभी का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या दोष है, ये बात कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में कहता है कि पुस्तकीय ज्ञान पर बल। हाँ, अभी तो एकदम बहुत बड़ा दोष है कि हम लोग केवल और केवल बुक सेंटर्ड एजुकेशन पर जोर देते हैं, जितना किताब में लिखा हुआ है उतना ही पढ़ो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ऐसा ही करते हैं ना। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 कहता है विषयों में सहसंबंध का भाव। हम लोग एक विषय को दूसरे विषय से कोरिलेट कर कर नहीं पढ़ाते, जो कि क्या है, वर्तमान समय का दोष है एक प्रकार का। देखिए जब हम आपको इसके पहले भी क्वेश्चन जब डिस्कशन कराए थे, तो हमने कहा था कि विषय वस्तु को एक विषय से दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाना और सिखाना चाहिए। क्यों सिखाना चाहिए, ताकि उससे बहुत सारे फायदा होता है बच्चों को। इसके बारे में भी क्वेश्चन हमने डिस्कशन कराया था। उसमें एक पॉइंट आपको मिला होगा कि ताकि सभी विषय को बच्चे महत्वपूर्ण समझे, इंपॉर्टेंट समझे, है ना। तो ये बहुत बड़ा दोष है कि हम लोग कोरिलेट करके चीजों को नहीं पढ़ाते हैं। तीसरा, लचीलेपन का अभाव। लचीलापन का मतलब होता है बदलाव, ठीक है ना, याद रखिएगा। लचीलेपन का मतलब होता है बदलाव, बदलाव का अभाव है। जैसे देखिए आज के डेट में भी जो हमारे पिताजी जो मैट्रिक में सिलेबस पढ़े हैं, वही सिलेबस हम भी पढ़े, और हो सकता है कि मेरा बेटा भी वही सिलेबस पढ़े। लेकिन जमाना कितना ज्यादा चेंज हो गया बताइए। मेरे पिताजी भी हिंदी पढ़े हुए हैं, मेरे पिताजी भी इंग्लिश पढ़े हुए, मेरे पिताजी सोशल साइंस, मेरे पिताजी विज्ञान पढ़े हुआ, और वही चीज हम भी पढ़े मैट्रिक में। पढ़े कि नहीं पढ़े? भले उस समय उन लोगों के समय 900 का एग्जाम था, हम लोग के समय 500 का एग्जाम था, वो बात अलग है, लेकिन विषय तो वही था ना। लेकिन पिताजी के जमाने में और हमारे जमाने में बहुत सारा चेंजिंग आ गया, और हमारे जमाने में और हमारे पुत्र के जमाने में बहुत सारा चेंजिंग हो भी जाएगा, होगा ना। ऐसा क्यों? देखिए जमाना तो चेंज होते जा रहा है, बट सिलेबस वही, पाठ्यक्रम वही। तो कहीं ना कहीं ये दोष है एक प्रकार का, क्योंकि समय के अनुसार में दोष, समय के अनुसार में हमारा पाठ्यक्रम भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इसीलिए एनसीएफ 2005 में भी यह बातें कहा गया है कि पाठ्यक्रम जो है, पाठचर्या जो है समय समय पर चेंज होना चाहिए, लचीलेपन उसमें होना चाहिए। हम आपको जब एनसीएफ का विशेषता जब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें यह बात हम आपको कहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। अब देखिएगा कि कहता है कहां पर था, हाँ, लचीलेपन का अभाव। तो ये सभी का अभाव है ना जी, बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बताइए तो। ऑप्शन नंबर 4, मतलब वर्तमान पाठ्यक्रम में ये सभी दोष आपको देखने को मिलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकताएं होती है। मतलब कि मासिक परीक्षा का मतलब समझ रहे हैं ना, अरे मंथली टेस्ट। मंथली टेस्ट आप क्यों लेते हैं बच्चों से, सवाल ये कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन नंबर 1, छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए। मतलब मंथली टेस्ट अगर नहीं लेंगे तो वार्षिक परीक्षा में बच्चा फेल कर जाएगा, इसीलिए मंथली टेस्ट लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारा निगेटिव, बिल्कुल ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। और ऑप्शन नंबर 4 हो गया, छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए।
इसमें ऑप्शन नंबर 2 छोड़कर बाकी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो सही नहीं है, समझ रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर 2 को छोड़कर बाकी सभी ऑप्शंस क्या है, सही है। बट हमको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो काफी मजबूत हो। अब बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो काफी मजबूत होगा। देखिए बच्चा का मंथली टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, 3 महीने पर 6 महीने पर टेस्ट इसलिए ले आता है, हमारा कभी भी यह टारगेट नहीं रहता है कि उसका केवल कमजोरी को जानने के लिए हम ये टेस्ट ले रहे हैं। हमारा कभी यह टारगेट नहीं रहता है कि छात्र को विषय के प्रति इंटरेस्ट बढ़े। हमारा टारगेट यह रहता है कि हम लोग साप्ताहिक टेस्ट, मंथली टेस्ट, 2 महीने 3 महीने पर टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि बच्चा का अभ्यास कार्य बना रहे। और देखिए अभ्यास कार्य उसका बनेगा तो ऑटोमेटिक उसका कमजोरी भी उसमें जान पहचान में आ ही जाएगा, ऑटोमेटिक वार्षिक परीक्षा में अच्छा नंबर ले ही लेगा, है कि नहीं है। जब वो हमेशा उसका रिवीजन होते रहेगा। हिंदी शिक्षण में आपको पढ़ाए थे ना अभ्यास का सिद्धांत, याद है। जब हिंदी शिक्षण का सिद्धांत पढ़ाए थे, कितना था सिद्धांत हिंदी शिक्षण में, भाषा शिक्षण के कितने सिद्धांत थे, गायब 11। जो कितना था सिद्धांत भाषा शिक्षण में, भाषा शिक्षण का सिद्धांत कितना था, 4। मुझे बंद कर देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य कराने के लिए और छात्रों के गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो सबसे ज्यादा जो हम लोग इसमें ध्यान रखें कि मासिक परीक्षा, साप्ताहिक परीक्षा, ये सब परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि बच्चा जो है क्या करे, रिवीजन उसका बना रहे, अभ्यास कार्य जो करते रहे। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 37 का 3। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 में एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है, एक अच्छा मैथमेटिशियन आप कब कहलाएंगे, जब ऑप्शन नंबर 1 सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ऑप्शन नंबर 2 सवालों के उत्तर देने के तकनीकी में निपुणता, मतलब सवाल का उत्तर देने का अगर टेक्निक है, सवाल देखिए अच्छा इसका आंसर ये, अच्छा ये वाला इसका आंसर ये, अच्छा ये वाला है इसका आंसर ये। जब इस तरह का पद्धति आप अपनाते हैं तो आप अच्छा एक गणितज्ञ नहीं माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 कहता है देखिएगा अधिकतर सूत्रों को याद करना है, तो बिल्कुल पाप है, बताए थे ना, क्योंकि मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा नकारात्मक इसको माना गया। और ऑप्शन नंबर 4 है कि बहुत जल्दी सवालों को हल करना, कोई सवाल दिए फटाफट हल करके दिखा दिए, तो बहुत अच्छा गणितज्ञ आप नहीं है। टीचर के बारे में ही सोचिए ना, टीचर वह अच्छा नहीं होता है जो बहुत कुछ जानता है, टीचर वह बढ़िया है, गुड टीचर वह है जो जितना जानता हो उतना बता पाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है टीचर के लिए, हम बड़े बार बार कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कितना ज्ञान है लोगों को उससे मतलब नहीं है, जितना ज्ञान है आपके पास उसको आप प्रस्तुत करने का आपका तरीका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए एक अच्छा गणितज्ञ तब कहलाएंगे जब आप अवधारणा को समझेंगे, कंसेप्ट को समझाएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे जो है ना लागू करेंगे और उसमें एक बिटवीन रिलेशन जोड़ करके चीजों को समझाने का बच्चों को प्रयास करेंगे, तब आप एक अच्छा मैथमेटिशियन कहलाएंगे, एक अच्छा गणितज्ञ कहला सकते हैं। मतलब समझाने और कंसेप्ट में संबंध जोड़ने का जो है ना प्रयास आपको करना है, तभी आप एक अच्छा मैथमेटिशियन कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बातें, कोई ऐसे है जिनको नहीं समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है, बताइए। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। अवधारणा का मतलब समझते हो, कंसेप्ट। हाँ, अवधारणा कहे या प्रत्यय कहे और या कंसेप्ट कहे, दोनों बात तीनों बात क्या है, एक ही है। तो देखिए गणित के पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है कि भाई अवधारणा जो भी है, कंसेप्ट जो भी है, उसका स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिए, उसमें एक सिलसिलावार क्रमबद्धता भी होनी चाहिए और व्यवहारिक जीवन से उसको जोड़ना भी है। ऑप्शन नंबर 4 तो हमको ये सभी भी दे दिया है। हम आपसे एक सवाल करते हैं, अगर इस सवाल में ये सभी नहीं रहता तो कौन सा ऑप्शन मारते, बताइए। 3 नंबर मारते ना, सबसे मजबूत हमारा वही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 की वजह से हम लोग चारों के साथ में चले जाएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ 39 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 40 नंबर पर गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति आवश्यकता है, एक व्यक्ति की आवश्यकता किसमें, गणनाओं में प्रवीणता की अमूर्त चिन्ह। मतलब कहता है गणित के बेहतर होने के लिए, मतलब गणित में आप बेहतर कब कहलाएंगे, कैसे बेहतर हो पाएंगे, इसके बात कर रहा है। तो गणित में गणनाओं में प्रवीणता मतलब कैलकुलेशन में आप पूरा दक्ष हो जाएंगे तब आप अच्छा गणित सीख सकते हैं, या
अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने एवं उन्हें सूत्रबद्ध करने की। ये ऑप्शन नंबर 3, आप जब गणित अच्छे से तब सीखेंगे जब आपको सूत्र याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4, हल को याद करने। बताइए 3 और 4 सीधा कट गया कि नहीं? सूत्र को याद करना, हल को याद करना सब अच्छी बात है। 3 4 कट गया, बच गया कौन हमारे सामने? 1 2। आप बताइए 1 2 में मजबूत कौन है? या तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, प्रवीणता होनी चाहिए, और या तो आप अमूर्त रूप से चिंतन करते हैं किसी मैथ के प्रति। बताइए अब जो मूर्खा धीराज होगा जो इसका ऑप्शन जो है 1 नंबर मार दिया होगा, है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल दिखाई दे रहा है हमको कि भाई गणित में सर बताए हुए कि अमूर्त चिंतन बच्चा करता है, तर्क संगत विवेचना करता है, तो वही ना ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो कि नहीं? इतना पढ़ाए गणित शिक्षण के बारे में, इतना हम आपको टेस्ट में डिस्कशन करा, सब में यह बातें हम लगभग कहे होंगे, कहे ना? ऑप्शन नंबर 2 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बताए गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता, गणित की सभी शाखाओं को मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, गणित की भाषा सांकेतिक है, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत होते हैं, गणित के प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। मतलब कहता है कौन सा विशेषता इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए पहले, गणित की भाषा, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता, जो भी उसका विषय वस्तु है गणित का, उसमें सामंजस्यता एडजस्टमेंट तो काफी है। जैसे आपको देखने को मिलता है कि एक मैथ के जब एक शाखा को हम बनाते हैं तो एक शाखा से दूसरे शाखा को हमको क्या मिलता है? हेल्प मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप ज्योमेट्री बनाइएगा तो उसमें आप लोग जो है समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़िएगा, है ना? लेकिन वही समकोण त्रिभुज हमको त्रिकोणमिति में भी काम आता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण करने में। तो एडजस्टमेंट तो सभी शाखाओं में है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है गणित के सभी शाखाओं को का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है गणित की भाषा सांकेतिक है। देखिए हम हमेशा कहते हैं सीटेट में सही उत्तर की तरफ मत जाइएगा, गलत को पहले काटने का प्रयास कीजिएगा, सही खुद ब खुद मिल जाएगा। गणित की भाषा सांकेतिक है। हमने आपको कितना बार बताया हुआ, पढ़ाया हुआ कि गणित की भाषा सांकेतिक ही है, क्योंकि प्लस माइनस गुना भाग ये सब क्या है? संकेत ही तो है। प्लस के प्लस संकेत देता है, तभी तुम समझते हैं कि इस डिजिट को क्या करना है? जोड़ना है ना? तो गणित की भाषा कैसी है? सांकेतिक है। और ऑप्शन नंबर 4 गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत होता है। हाँ, बदल नहीं सकता, उसका कंक्लूजन जब एक बार निकल गया तो उसको आप अपने अनुसार बदल सकते हैं क्या? बताइए तो नहीं बदल सकते। मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का जब 180 डिग्री तो 180 डिग्री, आप पहाड़ पर जाइएगा तो 181 डिग्री नहीं हो जाएगा, है ना? तो बताइए कौन सा विशेषता नहीं है? सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 कि गणित की सभी शाखाओं में मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। मतलब ये नहीं कहता है कि गणित का सभी सिद्धांत जो होता है, सभी जो शाखा होता है उसका मूल आधार ये है कि सभी का सिद्धांत एक ही तरह का है। नहीं, सब शाखा का सिद्धांत क्या होता है? अलग अलग। ऑप्शन नंबर क्या है? 2। 41 का ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ऐसे भी देखिए ना, 1 3 4 जब सही मान लिए तो 2 ही ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। 42 नंबर, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है? बताइए। अब इसको बताने की जरूरत है। अब गणित में जो भी आप करते हैं काम, आप करते हैं, गणना करते हैं, सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, सब कैसा? मेंटल है ना, मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है, बताए हुए थे आपको, है ना? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसका देखिए गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण। देखिए ध्यान दीजिएगा बुआ लोग, देखो ध्यान दीजिएगा एक बात पर कि कौशलात्मक उद्देश्य, इसको बोलते हैं हम लोग स्किल अप्रोच। अब यहाँ पर देखिएगा कौशलात्मक का मतलब कौशल के बारे में हमने बताया था जब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको पढ़ा रहे थे। तो ब्लूम्स ने अपने शैक्षिक डोमेन को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों। पहला कौन था? संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा मनोचालक। जो जुड़ा हुआ था किससे था? कौशल से जुड़ा हुआ, है ना, स्किल से। और स्किल के बारे में हमने बताया था जो आपके काम में दिखता है वही कौशल, याद है? अब देखिएगा इसमें हम एक सवाल पूछे आप लोगों से, बताइए भाषा में कौशल क्या है? ये तो जनरली हो गया कि हाँ जो आपके काम में दिखे वो कौशल, लेकिन भाषा में कौशल कैसे कहेंगे? अच्छा भाषा कौशल है कैसे? क्या पैमाना है निर्धारित करने? LSRW तो नियम हो गया, एक नियमबद्ध प्रक्रिया के तहत होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग।
जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किसी काम में देखने के बाद हम कहेंगे कि ये कौशल है, तो भाषा में कैसे कहेंगे कि कौशल? जैसे जो अभी अपने बातों को अच्छे से अपने व्यक्त करते हैं, सब जोर जार हाँ। जो कौशल था उस कौशल के बारे में बताए थे ना कि भाषा के कितने प्रकार के कौशल है? 4 प्रकार के। पहला कौन सा बताइएगा? सुनने का कौशल, जिसको श्रवण कौशल कहते हैं। दूसरा कौन सा है? बोलने का कौशल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? वाचन कौशल भी कहते हैं। तीसरा था रीडिंग स्किल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पढ़ने का कौशल, जिसको हम लोग पठन कौशल भी कहते हैं। चौथा था लिखने का कौशल, जिसे हम लेखन कौशल भी कहते हैं। और कौशल क्या है? LSRW, ठीक है ना? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब देखिएगा, आपको बात समझना है कि ये जो कौशल, जो वर्ड जुड़ता था, सुनने का कौशल, पढ़ने का कौशल। पढ़ने का कौशल कैसा? कौशल वो जो आप पढ़ रहे हैं तो अर्थपूर्ण पढ़ो, ठीक है ना? अर्थपूर्ण, बी अंडरस्टैंड। अगर आप अर्थपूर्ण नहीं पढ़ रहे तो वो पढ़ना नहीं है। जैसे हम यहाँ पर करें, राम आम खाता है, आप समझ गए? हम बोले आपका चनप। अब बताइए, पढ़े हैं लेकिन समझ में आया? अरे समझाने का प्रयास करें, बोलिए समझ में आया? पढ़े तो है ना, लेकिन समझ में नहीं आता। ये पढ़ना मेरा पढ़ना नहीं हुआ। और बोले राम आम खाता है, तब समझ गए तो ये पढ़ना। अब आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? गणितीय भाषा का स्वरूप। कितना नंबर क्वेश्चन है जी? 44। गणित की भाषा का अंग है सूत्र, संख्या, संख्यांक, चर और संकेत। सब जो है गणितीय भाषा का अंग है। इसमें सूत्र भी रहता है, संख्या, संख्यांक, चर का मतलब समझते हैं? जो इक्वेशन नहीं देखते, इक्वेशन। हाँ, उसके बाद में क्या? संकेत, प्लस माइनस, गुना भाग, ये सब क्या है? संकेत है। अब देखिएगा नेक्स्ट है, गणितीय भाषा का स्वरूप है। अब देखिएगा, जोड़, घटाव, गुना, ये सब जो है क्या है? इसका स्वरूप ही तो है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा, 45 का 4। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्या को समझना, प्रत्ययों को, संकेतों को प्रकट करने को समझना। इस सभी के बारे में हमको जो है गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ विकास करने हेतु ये सब क्या है? आवश्यक है। अगर किसी भी समस्या को समाधान करना है तो पहले हमको क्या करना होगा? गणित की क्रिया को क्रमबद्ध रूप से समझना होगा कि गणित का जो हमारा प्रोसेस है वो कैसा चलता है। इसीलिए हम आप लोग को बोर्ड मास पढ़ाए हैं। बोर्ड मास क्या है? क्रियाबद्ध बताता है हमको कि पहले ब्रैकेट की क्रिया करो, उसके बाद ऑफ करो, उसके बाद में डिवीजन, तब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। एक क्रमबद्धता को दिखाता है। उसके बाद में क्या करो? विभिन्न दशाओं की गणितीय समस्या को समझना। मतलब पहले आप देखे होंगे कोई क्वेश्चन कभी ऐसा करते हैं, यार एक क्वेश्चन तो समझ में नहीं किया, है ना, इसीलिए छूट गया। मतलब वहां पर पता लगा किसी क्वेश्चन में, मैथ वाला में, यहाँ पर कह रहा था प्लस करने के लिए और हम करके आ गए क्या? माइनस। वहां पर क्या हुआ? आपने समस्या को नहीं समझा, और समस्या को जब नहीं समझा तो आपसे समस्या का समाधान भी नहीं हुआ। गलत कर दिया आप समस्या का समाधान। हम बोले हैं कि गणित में हर एक क्वेश्चन अपने आप में क्या होता है? समस्या। और समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले आपको समस्या को समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी आपके पैंट का कमर ढीला है तो बोलिएगा नीचे जो है ना, नीचे टाइट कीजिए। अरे समस्या पहले समझाइए, कमर ढीला है, कमर को टाइट करेगा ना, नीचे को यहाँ पे करेगा। सिंपल सी बात भाई, दर्जी पहले समस्या को समझेगा तभी आपकी समस्या को दूर करेगा। अब डॉक्टर को जाकर कहिए कि पेट दर्द हो रहा है, जब पेट में दर्द है तो पेटे दर्द के बारे में न कहिए, तब पहले देखेगा कि अच्छा समस्या ये है कि पेट में दर्द है। आप बोलिएगा सर सीधा दर्द है, पता नहीं कहाँ है, तो समझ पाएगा? बताइए। तो यहाँ पर समस्या के समाधान के लिए समस्या को समझना अति आवश्यक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, प्रत्ययों को, संकेतों को प्रकट करना समय। हाँ, प्रत्यय जो होता है कंसेप्ट, संकेत जो होता है प्लस माइनस, गुना है कि भागा है कि माइनस है कि प्लस है, उसको समझना चाहिए। तब जो है उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। बताइए। देखिए एक्सप्लेनेशन को ध्यान दीजिए, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका बिल्कुल राइट होगा, 46 का। समझ रहे हैं? गणित शिक्षण में गणित की भाषा का मुख्यतः प्रमुख गुण क्या है? शुद्धता, यथार्थता और संक्षिप्तता। शुद्धता भी होनी चाहिए,
यथार्थता भी होनी चाहिए और उसमें जो है ना कभी कभी संक्षिप्तता भी आपको करना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही 47 का 4। बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्नलिखित में से क्या गुण होना चाहिए? बताइए। गणित उपकरणों की प्रयोग करने की क्षमता। गणित उपकरण का मतलब समझते हैं? TLM बताया था ना हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वही तो गणित उपकरण है। तो आपको ज्ञान होना चाहिए ना भाई, कहाँ पर कौन से गणित उपकरण का यूज करना है, ठीक है ना, कहाँ पे कौन सा गणित उपकरण का यूज करना है। उसका गणित कक्षा संचालन की योग्यता। अगर आप मैथ्स पढ़ाने जाते हैं तो पहले आपको संचालन करने की योग्यता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई हम कैसे गणित की कक्षा में बच्चों को पढ़ाना है। या ऑप्शन नंबर 3 होगा विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। हाँ, टीचिंग मेथड का भी तो ज्ञान होना चाहिए। मूर्त से अमूर्त कहाँ जाएंगे, ज्ञात से ज्ञात कहाँ जाएंगे, संश्लेषण से विश्लेषण कहाँ जाएंगे, विश्लेषण से संश्लेषण कहाँ जाएंगे। समझ में आ रहा है? और उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 के बाद दिया तो बात ही खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए अब देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। पता है गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषय की अपेक्षा क्या होती है? अधिक कमजोर होती है, अधिक लचीली होती है। लचीली का मतलब बता दिए ना, अधिक बदलने वाला। अरे भाई गणित का भाषा तो इतना ज्यादा कठोर है, एकदम से जो है हिल नहीं सकता। प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। अधिक कमजोर भी नहीं होता है, उसको हिला भी नहीं सकता, ठीक है ना। और उसके बाद में कहता है अधिक सुदृढ़, और उसके बाद में कहता है इनमें से कोई नहीं। सुदृढ़ का मतलब समझते हैं? मजबूत। सुदृढ़ का मतलब क्या होता है? मजबूत। तो गणित की जो भाषा एवं प्रकृति होती है वो काफी क्या होता है? मजबूत होता है। सुदृढ़ होता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 180 डिग्री तो 180 है ना। अगर 5 + 2 = 7 होगा तो होगा। सुदृढ़ है कि नहीं बताइए? a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होगा तो होगा, उसमें कोई आप चेंजिंग नहीं कर सकते। सुदृढ़ है कि नहीं है बताइए? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गणित की भाषा का महत्व है शारीरिक कौशल के विकास में। अच्छा, गणित से बच्चा का फिजिकल स्किल डेवलप होता है क्या? फिजिकल स्किल का मतलब शारीरिक कौशल का मतलब, अच्छा जोर बना लो तो तुम्हारा बॉडी बन जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं है ना। ऑप्शन नंबर 2 कहता है संप्रेषण कौशल। अच्छा, गणित बनाने से बोलने का ढंग हो जाएगा? बताइए, संप्रेषण कौशल को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन स्किल। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आपको क्या करने वाला? भाषा का ज्ञान होना चाहिए ना। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए भाषा, न कि गणित का। अब बोलने में गणित का क्या मतलब है? हाँ बताइए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 था हमारा, गणित को भाषा का महत्व है शारीरिक कौशल के विकास में, संप्रेषण के विकास में कि तार्किक कौशल के विकास में। बताए हुए हैं गणित का प्रकृति होता है तर्क न करना, तो तार्किक कौशल के विकास में ही तो गणित अपना योगदान निभाता है। इसका देखिए, गणित की भाषा में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित किया जाता है? गणितीय सिद्धांतों को, गणितीय संकेतों को और गणितीय पद का। हाँ, सबको सम्मिलित करते हैं गणित की भाषा में। सिद्धांत होता है, संकेत होता है, पद होता है, सबको क्या करते हैं हम लोग? सम्मिलित करते हैं। ये सभी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? हाँ बताइए। ऑप्शन नंबर 1 कहता है राम और सीता जा रहे हैं, इसमें कहीं गणित दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर 2 कहता है श्याम जोधपुर जा रहा है, इसमें कहीं गणित दिख रहा है क्या? नहीं। कहता है यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की, इसमें तो गणित दिख रहा है ना। 10 गणित से समझ, किलोमीटर गणित से समझ, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हमारा राइट, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा था कि कौन से विकल्प पे गणित का भाषा की झलक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट। क्लियर? अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है ना हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है किस विधि के द्वारा? किसी भी तरीके से नहीं, किसी भी हल को क्या एक अपना लेवल होता है, अपना तरीका होता है, कहाँ पे बराबर देना है, कहाँ पे इक्वल टू देना है, कहाँ पे चूकी देना है, कहाँ पे इसलिए देना है। समझ में आ रहा है ना? चूकी इसलिए समझते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में ज्ञात तरीके से इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो एक अपना विधि होता है, उसका एक अपना क्या है? विधि होता है। आप डेसिमल को ऐसे नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर देखिए 4.321 लिखा हुआ है, आप ये नहीं कर सकते कि 4.321, गलत हो गया। 4.321 एक अपना पीसी होता है। कहाँ पर हमको ऐसे इक्वल टू बराबर देना है
और कहाँ पे हमको चुकी देना है, कहाँ पे हमको इसलिए देना है, ये सब आपको ध्यान में रखना हो, है ना। तो एक अपना विधि होता है गणित को लिखने का। ऑप्शन नंबर कितना सही हो बताइएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा 53 का ऑप्शन नंबर 2। 54 में आइएगा माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। ये 4 प्रकार के कार्य दिए हैं। सबसे पहले आपको इसको क्रमवार सजाना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले पढ़ लीजिए कथन को। कहता है कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। नहीं, पहले ही मानक इकाई का प्रयोग नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 2 कहता है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाई का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तु को सत्यापित करते हैं, ये तो सबसे लास्ट में होगा। और उसके बाद में कहता है शिक्षार्थी नहीं, ये लास्ट में नहीं होगा, पहले होगा। और उसका शिक्षार्थी मीट्रिक मैट्रिक इकाइयों के बीच, ये लास्ट में होगा। हाँ, अब देखिए शिक्षार्थी पहले देखेगा। अवलोकन का मतलब क्या बताया थे? ऑब्जर्वेशन। तो पहले ऑब्जर्व करेगा ना कि अच्छा इसको मापना है, ठीक है। अब मापेगा तो पहले उसको क्या किया, वो समस्या, आप अभी तो बताएं, समस्या को पहले समझना है, अवलोकित करना है, ऑब्जर्व करना है कि समस्या है क्या, है ना। और समस्या जब समझ जाएगा बच्चा, तब उसको अमानक इकाई से प्रयोग करेगा। अमानक का मतलब कोई मानक जिसका न हो, जैसे हाथ से नापना, कई हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, ये वाला हुआ ना। किसी भी अमानक इकाई से, लकड़ी से माप दिए उसको, हम धागा से माप दिए, ये सब क्या हुआ? अमानक इकाई हो गया। लेकिन तब अमानक इकाई से आप लोग किसके तरफ जाते हैं? मानक इकाई के। मतलब जो धागा से मापे हैं वो कितना मीटर का है या कितना सेंटीमीटर का है। और उसके बाद में तब जो है लास्ट में हम लोग क्या करते हैं बताइएगा, उसको मैट्रिक या मीट्रिक इकाइयों के बीच में क्या करते हैं, संबंधों को दर्शाते हैं। तो पहले हो जाएगा C, तब हो जाएगा 2, तब 1, तब उसका 4, ठीक है ना। पहले अवलोकन करेगा, तब अमानक, तब मानक, और लास्ट में मीट्रिक इकाई से संबंध। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्या कहना चाह रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है गणितीय संकल्पनाओं और उन्हें अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों को क्या करता है? सहायता करता है। ये बिल्कुल सही हो गया। अगर आप इस तरह का गतिविधि बच्चों के साथ में कर रहे हैं तो बच्चा क्या होगा? आप गतिविधि को क्या कर रहे हैं? सहायता आप देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा क्या है? बताइए, गणित का सर्वप्रथम विकसित शाखा क्या था? बताए हुए थे अंक गणित हमारा सबसे विकसित शाखा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में अंक गणित ऑप्शन नंबर 1 है। क्या 56 है। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी के व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग सब के लिए करते हैं। गणित में लाभ हानि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज सब करते हैं ना। तो ये सब में अंकगणित सबसे, हमारे गणित का सबसे पुराना शाखा अंकगणित ही है। और अंकगणित का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में कार्य हेतु, मजदूरी व्यवसाय, व्यवहारिक उपयोग हेतु सब में करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। गणित की सर्वप्रथम विकसित भाषा कौन सी है? अंकगणित। विकसित शाखा कौन सी है? अंकगणित। सबसे पुरानी शाखा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 57 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 58 में देखिए, मनुष्य के जीवन में जिन गतिविधियों में गणित का सबसे अधिक प्रयोग होता है वह क्या है? मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक। इसमें कोई कहने की जरूरत है? सबसे ज्यादा गणित का उपयोग हम लोग आर्थिक मामलों में करते हैं, इकोनॉमिक मामले में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट। गणित की सामुदायिक महत्व है, महत्वपूर्ण है, नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से। थोड़ा थोड़ा महत्व इसमें सब में है। बेसिकली अगर ये तीनों ऑप्शन आपको दिया रहता, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक, तब सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता बताइए? सामाजिक होता, सोशल, ठीक है ना। बच्चे समाज में थोड़ा सा गणित को सीखते हैं, बट नैतिक और सांस्कृतिक का प्रभाव उसके ऊपर बहुत कम है गणित में, ठीक है ना। लेकिन नैतिक का मतलब होता है मोरालिटी, मोरल। हाँ, नैतिकता भी सीखता है बच्चा। 10 रुपया, मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है ना कि हिसाब किताब से नैतिकता को सिखाया जा सकता है। जैसे दुकानदार, अभी मान लीजिए कि आप 100 रुपया दिए और 100 रुपया देने के बाद में आपका हिसाब जो हुआ 20 रुपया हुआ, और 20 रुपया 100 रुपया पर से दुकानदार को काटना था, तो मतलब 80 रुपया आपको देता हो, ठीक है ना। मान लीजिए कि 50 रुपए का आप सामान खरीदे, 50 रुपया उसको रिटर्न करना था, तो 50 रुपया वो देता हो तो वो 80 रुपया दे दिया आपको। तो आपका वहां पर नैतिकता है कि भैया 30 रुपया आप ज्यादा दे दिए, ले लीजिए, है ना। वो क्या है आपका? नैतिकता। तो मैथमेटिक्स में कभी कभी नैतिकता को भी दिखाया जाता है वहां पर, ठीक है ना। समझ में आया? शुभम, क्लियर हुआ ये बात? चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है?
ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, हाँ परिभाषित करना है तो उसको व्यवहारात्मक उद्देश्य से परिभाषित कीजिए। बिहेवियर से जोड़कर चीजों को सिखाने का प्रयास आप कीजिए, हम हमेशा यह बात कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया? तीनों। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। 60 का ऑप्शन नंबर 3 राइट। चलिए, कहता निम्नलिखित में से कौन गणित के प्रयोग नहीं कर रहा है? सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, रमन अपने पिता की दुकान से क्या कर रहा है? हाँ, बही खाता जांच रहा है। इसमें भी मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। सीता दुकान पर सब्जी खरीद, उसमें भी कितना हुआ भैया? तो 50 रुपया। ठीक है, 100 रुपया लीजिए, 50 रुपया कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 कहता है राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 कहता है सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। वहां पर मैथमेटिक्स है 1 2 3 4, लेकिन बैठा हुआ खेत में तो उसमें कोई मैथमेटिक्स है जी? कहाँ मिट्टी में मैथमेटिक्स लगाइएगा? इतना ग्राम मिट्टी है इसमें, नहीं ना। तो ये क्वेश्चन आपका ये सेट होता है खत्म। मतलब कि सेट नंबर 2 का हम लोग आज मैथ में डिस्कशन किए हैं। जो लोग यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन